हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसमें कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और वो जो फोर्स है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, ये सिंगल कंडक्टर पे लग रही है ना। अब अगर हम इस कंडक्टर की एक क्लोज लूप बना दें, किसी भी शेप की, सर्कुलर लूप बना दें, स्क्वायर लूप बना दें, या हम ट्रायंगुलर लूप बना दें, तो वो जो करंट कैरिंग लूप होती है बच्चों, उस करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स की बजाय टॉर्क लगता है। एक स्पेशल पोजीशन पे उस पर टॉर्क लगता है, क्योंकि हर किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है, और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क, वहाँ से टॉर्क बन जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क है, लेकिन टॉर्क को करने से पहले आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, वो करने वाले हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल हम यहाँ इस लेक्चर में फाइंड करेंगे। ठीक है। उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, उसके ऐसे यूनिट्स देखेंगे, और क्यों हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि टॉर्क के एक्सप्रेशन में मैग्नेटिक मोमेंट आने वाली है। ठीक है। इसलिए पहले ये करना है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। अगर हम एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली करंट को जनरेट करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट है ना। तो उसके कारण वहाँ पर उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होती है। जैसे हम करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे, वहीं से हम फिर उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो है, और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोहर मैग्नेटॉन बोला जाता है। ठीक है। तो बोहर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन भी हमने आज के इस लेक्चर में करना है। तो ये दोनों, जो सेकंड वाली डेरिवेशन है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बेस है टॉर्क। जो भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है, लेक्चर नंबर 12 में, उसको समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये लेक्चर कैसे देखना है। आप ध्यान से जो भी मैं करवा रहा हूं स्क्रीन पे अपना ध्यान रखेंगे, और साउंड की तरफ ध्यान रखेंगे, और ध्यान से समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। फिर जब एक स्क्रीन भर जाती है पूरी, जैसे वाइट बोर्ड होता है हमारा भर जाता है, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए। पॉज करके उतना काम आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करिए। ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे लेक्चर से। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी कुछ इसी तरह का होता है। उसके अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर से ऐसी आती है। मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी वीक होती है फील्ड, दैट इज ट्रू, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, बट पैटर्न एक जैसा है। नॉर्थ साउथ पोल दोनों है। अब ये जो नॉर्थ साउथ पोल है, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को, लेट अस सी, मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने का मतलब है ये एक बाहर से एक और मैग्नेट बना दिया हमने। ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उस बाहर वाले मैग्नेट की, एक्सटर्नल मैग्नेट की। तो जैसे ही आपने इसको रखा तो क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर्थ इस नॉर्थ को पुश करता है, रिपेल, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करता है। मान लो ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो ये घूम जाएगा मैग्नेट, ये ऐसे हो जाएगा, इस पे टॉर्क लगेगा, नॉर्थ ऐसे आ जाएगा, साउथ ऐसे आ जाएगा, इस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब भी आपने इस डाइपोल को, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसके भी दो पोल हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है। जो बार मैग्नेट है दैट इज ए काइंड ऑफ डाइपोल। डाइपोल वो होता है जिसके दो पोल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जब हम उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। तो दिस इज ए बार मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का मतलब है ये ऐसे घूम जाएगा, घूमने के बाद इस सिचुएशन में ये आ जाएगा। अब अगर ये घूमेगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये जो हमने सर्कुलर लूप बनाई, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसके जैसा ही है। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसके भी दो पोल्स है ना, तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, पी वेक्टर, इट वाज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस
separated by a small distance, this is called electric dipole. सेम सेंस में हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल ये है और ये है, करंट कैरिंग लूप वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है और बार मैग्नेट वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है EDM इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है MDM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट अस सी इट्स रिलेशन। नाउ कंसीडर यू हैव ए करंट कैरिंग लूप लाइक दिस, इट्स radius is smaller and its area is a vector। अब एरिया जैसे कि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस लूप का एरिया वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। किधर लेंगे इसकी डायरेक्शन? लेट अस सी, दो केसेस बनाते हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है। इस केस में करंट ऐसे चल रहा है, इस केस में करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एरिया वेक्टर को डिसाइड करना है तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फिंगर अंदर गई है आपकी, ये वाला हिस्सा स्क्रीन के अंदर है, ये बाहर है स्क्रीन से, ठीक है। तो ऐसे अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ एंड यू विल सी योर थंब इज पॉइंटिंग इन अप डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। यहाँ पर जैसे कि आप राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, इस पोर्शन को स्क्रीन के अंदर समझो, जो पीछे बना हुआ है, जो आगे बना हुआ है फ्रंट पे, जो मतलब नीचे बना हुआ है ये स्क्रीन से बाहर है, और राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो यू विल सी एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये बात समझ लो। और कैसे समझेंगे? अगर मान लो लूप ऐसे बनी हुई है, ये वाली लूप परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, ये इन द स्क्रीन है। यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लगाना है, अपनी फिंगर्स को घुमाएं करंट के अलोंग, ये करंट है, जिधर करंट है उधर आपने फिंगर्स को घुमाना है। तो देखो थंब इनवर्ड आ रहा है इस केस में, तो इस केस में एरिया वेक्टर इनवर्ड होगा, ए वेक्टर। और सिमिलरली अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो उस केस में एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने करंट के हिसाब से डिसाइड करनी है। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर रेडियस आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मान लो स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, उस स्क्वायर लूप का करंट ऐसे है लाइक दिस, करंट अभी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर है दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ए वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर अगर साइड ए है तो वो ए स्क्वायर होगा, और साथ में यू कैन पुट द क्रॉस टू शो द डायरेक्शन। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर समझो लूप का कैसे निकालना है। एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, जो भी जैसी भी शेप है उस हिसाब से, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो हमने ऐसी लूप मान ली जिसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर है और इसमें से करंट आई पास कर रहा है। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय एम वेक्टर। इसको कैपिटल एम वेक्टर से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट को एम वेक्टर से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज गिवन एज करंट इनटू ए वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला कहां से आया? जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे ही डिफाइन कर लिया था। एक्चुअली ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, कि वो कितना ज्यादा फास्ट घूमेगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा। तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, सिंपल सी बात है। जितना एरिया बड़ा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ज्यादा कवर होंगी, उतने एरिया में उतनी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। तो इसलिए इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन, ओके। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है जी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। और ए वेक्टर मैंने आपको बता दिया आपने कैसे देखना है। तो नाउ लेट अस ध्यान से सुनो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एरिया वेक्टर, ध्यान रखना। नाउ यू कैन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लूप्स लाइक दिस। अगर आप इसमें आई करंट जा रहा है और एरिया इसका ए स्क्वायर है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर क्रॉस,
सब कुछ बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है और ये भी। और एग्जांपल करते हैं, मान लो ऐसे पड़ी हुई है एक करंट कैरिंग लूप, करंट ऐसे है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपने बतानी है कौन सी डायरेक्शन में है, और इसके साथ यहाँ पे दिया गया है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मतलब ये कौन से प्लेन में पड़ी हुई है, वाई जेड प्लेन। सबको समझ आ रहा है, वाई जेड प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ए इसकी साइड है, अगर इसकी साइड ए है तो करंट इसमें आई है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सिंपली आई ए स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करनी है, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल आपने लगाना है। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाना है। अब ये चीज़ स्क्रीन के अंदर है, ये चीज़ स्क्रीन से बाहर है, और आप जब अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे इस डायरेक्शन में तो आपको पता चलेगा कि आपका थंब इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, तो एम वेक्टर इसमें इस तरफ आएगा। तो आप यहाँ पर आई कैप लगा दें डायरेक्शन बताने के लिए कि इस करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, ठीक है। करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप इनटू आई कैप। और एक दो एग्जांपल्स करते हैं। This is y axis, this is x axis, this is z axis, and let us suppose the loop is placed like this. अब हमें पता चल रहा है कि ये जो लूप है ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल पड़ी हुई है और ऐसे करंट जा रहा है, इसमें करंट दिया होगा आपको। अब आपने फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो आपका जो थंब है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आएगा, तो इन दिस डायरेक्शन एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही है। इसका मतलब है कि इस लूप का जो नॉर्थ पोल बनेगा वो यहाँ बनेगा, साउथ यहाँ बनेगा, सारा कुछ इकट्ठा ही है। मतलब नॉर्थ भी वही होता है राइट हैंड थंब रूल से, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, तो दैट इज आई टाइम्स, लेट अस सपोज ये साइड जो है ए है और ये साइड जो है वो बी है, रेक्टेंगुलर लूप, तो आई टाइम्स ए इंटू बी। ये अभी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन अप है तो आपने जे कैप लगा देना है। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आप किसी भी करंट कैरिंग लूप की बता सकते हैं। अगर मान लो लूप के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम्स हो जाती है, n टाइम्स आई ए वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक आज का हो गया। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो अगर किसी लूप में किसी 1 मीटर स्क्वायर की लूप आप ले लो, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और उसमें आप 1 एम्पेयर करंट भेजो, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है बच्चों, उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में नीचे आएगी, वो जो होती है दैट इज 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। जो किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, उसको हम फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इस डाइपोल मोमेंट की, वो जो मिनिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, it is the smallest possible value of magnetic dipole moment of a revolving electron around the nucleus inside an atom। तो वो हम करेंगे। देखो हमें पता है कि एटम में अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें, सिंपली हाइड्रोजन एटम, तो उस केस में एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है हमारे पास, और फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। इस ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो रेडियस फिक्स होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम हम करेंगे वैसे नेक्स्ट आगे जाके, लेकिन ये जो रेडियस होती है इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही हो सकती है, एंड सच काइंड ऑफ ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या बोहर्स ऑर्बिट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, ये एक्चुअली एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जब फ्लो करता है चार्ज पार्टिकल, तो उसके साथ हमेशा एक करंट एसोसिएट होगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो वी कैन से इस इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट इस डायरेक्शन में गया।
current is always opposite to the motion of electron. So there is always a current associated with this circular path. यहाँ पे हमेशा करंट होगा. उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है लाइक दिस, तो उस करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है m वेक्टर, दैट इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप. ये हमें पता है, ये किसी करंट कैरिंग लूप के लिए है. नाउ द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग लूप एंड वी विल फाइंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. और जितना भी मैग्नेटिज्म है, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उसमें मैग्नेटिज्म कहां से आता है? एक्चुअली जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इट बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, स्मॉल डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो अगर वो छोटा सा मैग्नेट है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट, दैट इज स्मॉल मैग्नेट. तो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देते हैं, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द ओरिजिन ऑफ all the permanent magnetism, so hence we study this topic, magnetic dipole moment. ठीक है, तो बहुत आसान है इसको फाइंड करना, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें. क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप. तो जैसे कि हमने यहाँ पे मान लिया कि इसकी रेडियस r है, तो इस ऑर्बिट का जो एरिया होगा दैट इज पाई r स्क्वायर. सिंपल. करंट अभी हमें फाइंड करना है, तो करंट अगर हम निकालना चाहते हैं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वी कैन राइट चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट. अभी जो चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज E. और अगर T इसका टाइम पीरियड है, यहाँ पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, और कैपिटल T इज टाइम पीरियड, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कैपिटल T. तो कैपिटल T के बाद निकलेगा फिर चार्ज, फिर कैपिटल T के बाद चार्ज निकलेगा, फिर कैपिटल T के बाद उतना ही चार्ज निकलेगा, तो इट विल गिव्स राइज टू ए करंट. तो यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड of revolution of electron. So here T is time period of revolution. ध्यान रखना T time period of revolution है. ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को अभी हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो आपको पता है कि T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. ये रिलेशन होती है हमारे पास ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में फॉर द सर्कुलर मोशन. हियर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन राइट E अपॉन 2 पाई नीचे चला जाएगा. ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा ना, ओमेगा ऊपर चला जाएगा. तो दिस इज द करंट एसोसिएटेड विद दिस लूप. करंट हमें पता लग गया, एरिया हमें पता है पाई r स्क्वायर. तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लिखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका, तो दिस इज करंट. ये करंट है हमारे पास, ये सारा करंट है E ओमेगा बाय 2 पाई. इस करंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ, पाई r स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन गया E omega r square by 2. So this is the magnetic moment of this revolving electron. This is equation number 1. अब इसमें r आ रहा है, तो r is the radius of orbit. अब बोहर मॉडल थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा, जो आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा हुआ है, और हम इस +2 की क्लास में भी बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे. तो इसमें जो r है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमने यूज करना है बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को. तो बोहर की एक कंडीशन थी, पहले उसको समझेंगे फिर यहाँ अप्लाई करेंगे. Bohr's quantization condition for stationary orbits. For stationary orbits. ठीक है, तो ये कंडीशन अभी हमें रिवाइज करनी है. देखो, रदरफोर्ड का मॉडल आया था पहले. बोहर के मॉडल से पहले रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया था कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है विच हैज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता है. लेकिन उसकी जो रेडियस है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रेडियस की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो फिर लोगों ने बोला कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड ऐसे घूमेगा, तो चार्ज पार्टिकल घूमता घूमता इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इट इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. देखो इसका मोशन इस तरह से होगा, एक्सेलरेट कर रहा है. जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब एक वेव जनरेट होती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये रदरफोर्ड का मॉडल था जिसमें ये एक फेलियर वाला पॉइंट था, ये एक नेगेटिव पॉइंट था कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा अगर उसकी रेडियस की कोई भी वैल्यू हो सकती है. लेकिन बोहर ने बोला
कि रेडियस की हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। रेडियस जो है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, बट इसकी जो वैल्यू है दैट इज डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर आर पॉसिबल। वो कौन सी होती है पर्टिकुलर वैल्यूज? तो उसके लिए एक कंडीशन थी बोहर की। हम नेक्स्ट पेज पे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, only those orbits are possible for which angular momentum of electron is n times, n मतलब some integer, n times h bar। ये जो h bar होता है इसको हम h by 2 pi लिख सकते हैं। Here h is Planck's constant, Planck's कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन कहां से आई, बोहर को कैसे पता चला, इसके पीछे भी फिजिक्स है। वो हम जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर, ड्यूअल नेचर के बाद आता है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का, तब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वांटाइजेशन कंडीशन कहां से आती है, क्यों आती है, ठीक है। अभी के लिए हमें इसको यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी कोई चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में होती है ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, ऐसे घूम रहा है, तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम हमेशा होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज mvr, ये उसका मैग्नीट्यूड है। लीनियर मोमेंटम क्रॉस r, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट और p जो है उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इज mvr, और हम यहाँ पर इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं mvr को। देखो, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। v is r times omega for circular motion, ये भी हमने किया हुआ है। तो हम एंगुलर मोमेंटम को m ओमेगा r स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का नहीं है, कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है, जिसका मास m है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रेडियस r है ऑर्बिट की, या जिस पाथ पे वो घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होता है, ठीक है। तो बोहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर है m ओमेगा r स्क्वायर, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज ऑलवेज इंटेग्रल, मतलब उसकी एक मिनिमम वैल्यू है h by 2 pi, या उसकी वैल्यू हो सकती है 2h by 2 pi या 3h by 2 pi, उसके इन बिटवीन वाली वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसको अभी ऐसे लिखेंगे। तो here n is integer, n starts from 1 2 3 and so on। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi होगा। सेकंड ऑर्बिट के लिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2h by 2 pi होता है। थर्ड मोमेंटम के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h by 2 pi होता है, ठीक है। तो इस तरह से वही ऑर्बिट पॉसिबल है। ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर पूछा जाए कितना मोमेंटम है, तो h by 2 pi। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, आपने बाहर से एनर्जी दी, लाइट दी उसको, वो एक्साइट करके सेकंड ऑर्बिट में चला गया, तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2h by 2 pi। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो 3h by 2 pi। कैसे एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन एटम वाला? एक्साइट करता है जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं, चाहे लाइट की फॉर्म में दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दो, चाहे हीट की फॉर्म में दो, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। बट वही ऑर्बिट पॉसिबल है, वही आर पॉसिबल है जिनमें ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है। तो इसको अब हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहां से एक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये बन गया nh by 2 pi m। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम पीछे चलते हैं। जो अभी हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था, वो लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, मैग्नेटिक मोमेंट लिखी थी, सॉरी, थोड़ी देर पहले अभी हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, वो एक्सप्रेशन है हाफ e ओमेगा r स्क्वायर। ये अभी हमने फाइंड किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें जो r था, इट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो हमने कंसिडर करी थी। और बोहर का मॉडल बोलता है कि ये जो रेडियस है उसमें ये जो फैक्टर है ओमेगा आर स्क्वायर, ये ओमेगा आर स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो पुट ओमेगा आर स्क्वायर फ्रॉम 2 into 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जस्ट आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा E NH by 2 pi m। यहां नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो NEH by 4 pi m। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द
न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये देखो n यहाँ पर आ गया, तो मतलब यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यूज है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज वो इंटेग्रल है, मतलब या तो EH by 4 pi m हो सकता है या 2EH by 4 pi m हो सकता है, उसके इन बिटवीन 1.5 EH by 4 pi m is not possible। ठीक है, तो सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज है, तो here n goes from 1 to up to infinity। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एटम से बाहर निकाल लेते हैं ना, तो तब ये n जो है ये इंफिनिटी हो जाता है। केमिस्ट्री में आप इस n को क्वांटम नंबर बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट जब ग्राउंड स्टेट में होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए n1 होता है, सेकंड स्टेट में 2, फिर 3, फिर 4, ये वही वाला n है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला भी हमने दोबारा से लिखना है, इसको याद करना है। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, NEH by 4 pi m। अब अगर आपको बोला जाए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप n को 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट आएगी EH by 4 pi m। अब यहाँ सारे के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। E है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये जो है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 10 to the power -34 जूल सेकेंड्स होती है। और फिर है हमारे पास 4 pi is 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -31 kg। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स हैं। ये सब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो एक फैक्टर आएगा हमारे पास, इट विल बी 9.27 into 10 to the power -24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट के ये यूनिट होते हैं ना, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज एक्चुअली द मिनिमम वैल्यू, मैंने यहाँ मिन लिख दिया m min, और इसको म्यू b से डिनोट करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं इसके लिए, एंड दिस इज एक्चुअली द मिनिमम, या ऐसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। और ये वैल्यू आपने याद रखनी है। इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। ये जो छोटी सी छोटी वैल्यू होती है उसका एक स्पेशल नेम है बोहर्स मैग्नेटॉन। ये पूछा जाता है डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन, तो बोहर मैग्नेटॉन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इसकी वैल्यू, इसको याद रखना है। ठीक है, यूनिट देख लो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली तो मैग्नेटिक मोमेंट ही है I into A, I मतलब एम्पेयर हो गया करंट, और एरिया इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको पूछा जाए सेकंड ऑर्बिट के लिए फाइंड करो, तो n को 2 पुट कर देना है, थर्ड के लिए 3 पुट करना है। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है ऑफ m वेक्टर और म्यू b। देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के मोशन के ऑपोजिट लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो करंट हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। बाकी तुम्हें पता है राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो इस केस में आपका थंब आउटवर्ड आ रहा है। तो अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आए लाइक दिस, तो थंब इज आउटवर्ड। तो इस केस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब आप कैसे शो करेंगे, यहाँ पे डॉट बना के आप m वेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन वैसे ही निकलती है, करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगी। लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो हमें ऐसे फाइंड करना है। सबसे पहले लेट अस रिवाइज, ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन याद रखनी है, ये भूल जाती है। एंगुलर मोमेंटम इज NH by 2 pi, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m ओमेगा r स्क्वायर पुट करना है, बस उसमें से ओमेगा r स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट किया। ठीक है, ये कैसे आया था, इट इज वेरी सिंपल, इसमें हमने जस्ट ये किया था, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू E ओमेगा by 2 pi, इसको हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए pi r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाता है।
ई ओमेगा बाय 2 पाई को आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ड्राइव करने के बाद बोहर की कंडीशन स्टेट करके आपने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन है। ये ना अभी आपका सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई हुआ है ना, तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट सिखानी है आपको, बोहर मैग्नेटॉन को भी ड्राइव करना है।